जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने प्रेपोजिशन स्टार्ट किया था और प्रेपोजिशन को एक लेवल तक आपको लेके गया था कि प्रेपोजिशंस क्या हैं, कैसे काम करते हैं। फिर आपको ये सिखाया कि प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होती हैं, वो कैसे काम करती हैं, कब एडजेक्टिव होती हैं, कब एडवर्ब होती हैं, उनके सारे फंक्शंस के बारे में, एरर्स भी हमने देखे। फिर ये भी देखा कि प्रेपोजिशंस के बाद अगर हम कभी वर्ब अगर लिख लें तो फिर बुरा मानता है प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन को डील करता है, किसी वर्ब को डील नहीं करता। तो अगर कभी वर्ब आए तो उस वर्ब को नाउन बनाएंगे बाई एडिंग आईएनजी फॉर्म। हम आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे ताकि वो वर्ब क्या बन जाए, नाउन बन जाए। अल्टीमेटली प्रेपोजिशंस डिमांड्स नाउन और प्रोनाउन, राइट। ये सारी बातें लास्ट लेक्चर तक हो चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत मजा आया होगा पढ़कर, क्योंकि नई जानकारी थी। आम स्टूडेंट्स इन सब बातों को नहीं समझते हैं। अगर नहीं जानते, जाहिर सी बात है तकलीफ तो बढ़ेगी। आइए अब हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा लेक्चर को आगे ले चलते हैं और कुछ और बातें सीखते हैं। देखिए, अभी तक हमने आपको ऑलमोस्ट जितना मुझे बेसिक समझाना था, जो जरूरी है मतलब आपकी क्लास के लिए, कि इतना आपको आना ही चाहिए। इतना अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत करेगा। एक तो हमने आपको ट्रीट किया नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है ना, प्रेपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, मतलब ये सब बातों पे चर्चा कर लिया। कंजंक्शन के ऊपर चर्चा नहीं किया, बट इसकी भाई जरूरत भी नहीं है, आगे चल के चर्चा करेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रेपोजिशन क्या है। इनके ऊपर अच्छे से बात को समझने का प्रयास करिएगा कि हम इनको कैसे डील करते हैं, बिकॉज ये हर सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाई पड़ेंगे। अगर आप इनको अवॉइड करेंगे तो फिर आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी और आपको समझ नहीं आएगा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो आशा करता हूं कि आप बात समझ लिए होंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हमारी जो अपनी पहली शर्त है, पहली जो काम है, टास्क है, हमको कंप्लीट करना है। हमें केस स्टडी करनी। केस स्टडी का मतलब, केस स्टडी जैसे आपने देखा होगा डियर कि सेंटेंस में जुमा जुमा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है और देन अदर वर्ड होता है। ये जुमा जुमा चार चीजें। हमने आपको वर्ब के बारे में बता दिया कि वर्ब कैसी होती है, डूइंग होती है, हैपनिंग होती है ना, और बीइंग होती है। तो इधर अदर वर्ड के बारे में बता दिया था कि चार लोग होते हैं इसके अंदर, अदर वर्ड के अंदर। वेयर का रिप्लाई, हाउ का रिप्लाई, वाई का रिप्लाई, ये सारे रिप्लाई आपको चर्चा किया गया है, डिटेल में चर्चा किया गया है बेटा। मतलब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि सर अभी भी कोई चीज़ बाकी रह गया हो। मतलब इतनी बातें बता दी गई जो बेसिक्स के लिए जितना जरूरी है उससे ज़्यादा मैंने आपको समझाया है, ताकि आप बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सीख पाए। अब बात आती है कि सर ये दो तो सीख लिए, अब बचा क्या क्या। अब बचा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये बचा है। आइए इसको जानते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कैसे काम करता है। इन दोनों के बारे में भी हम लोग जानते समझते हैं, जिसके लिए हम लोग एक केस स्टडी करेंगे। एक केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी में हमें तीन केस यहाँ पढ़ना है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस। ये तीन केस हमको पढ़ना है इस स्टडी के अंदर। होते तो और भी केस, एक्विजिटिव केस है, बहुत सारे केस आपके हैं, लेकिन आपको समझना भी बेसिक तीन के समझने हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस। व्हाट इज सब्जेक्टिव केस एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस एंड व्हाट इज पॉजेसिव केस, ये तीनों केस के बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी करनी है। तो इन केसेस के ऊपर हम चर्चा करें इसके पहले हम एक सीरीज लिख रहे हैं, वो सीरीज आपके बड़े काम आएगी। वो सीरीज उन बच्चों को बहुत बहुत हेल्प करेगी जो बच्चे हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं और उनको हिंदी हिंदी के बेसिस पे इंग्लिश को सीखने का प्रयास थोड़ा कर रहे हैं अगर, तो मैं उनको उस इस सीरीज के माध्यम से थोड़ा को रिलेट कर पाऊंगा। तो जब आप को रिलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, आइए उस सीरीज को मैं लिखता हूँ, मेरे साथ आप भी समझने सीखने का प्रयास करिएगा।
ये हो गया सब्जेक्टिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और ये हो गया पॉजिटिव केस। ठीक, 3 केस हो गए। आइए इसको लिखते हैं। पहला है बेटा ही, इसका मतलब होता है वह या उसने। फिर है शी, फिर है इट, यह या इसने। फिर है ही, सी, इट, आई, मैं या मैंने, आई, वी, हम या हमने, दे, वे या उन्होंने, यू, तुम या तुमने, हु, कौन या किसने। ये बेसिक प्रोनाउंस हैं, इनके बारे में आप पहले भी समझ चुके हैं। ये बेसिक प्रोनाउन है जिनको हमने प्रोनाउन जब मैं डील कर रहा था वहाँ पे चर्चा विज्ञान की, इन्हें आप प्रोनाउन बोलते हैं। बस मैंने क्या किया है बेटा, इनकी मीनिंग लिखने का प्रयास किया है ताकि हिंदी बेल्ट वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा को रिलेशन मिल पाए कि हाँ सर कैसे इनको ट्रीट करना है। तो वह का, ही का मतलब वह या उसने, शी का मतलब वह या उसने, इट, आई, वी, दे, यू, हु, इन सभी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट होता है, आई का मी होता है, वी का अस होता है, दे का देम होता है, और यू का यू ही होता है, और हु का हुम होता है। तो इनकी मीनिंग क्या हो जाएगी बेटा? इनकी मीनिंग हो जाएगी, हिम का मतलब होता है उसे या उसको। ये हिंदी मीनिंग लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको को रिलेशन मिल पाएगा। बाकी मैं हिंदी को प्रेफर नहीं करता, आप भी जानते हैं। इसे या इसको, ऐसा। मी क्या हो जाएगा? मुझे या मुझको। अस क्या हो जाएगा? हमें या हमको। उन्हें या उनको। तुम्हें या तुमको। किसे या किसको। इनका पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? हिम का हिज, हर का हर, इट का इट्स, मी का माई, अस का आवर, देम का देयर, यू का योर, और होम का हुज। हिज का मतलब है बेटा उसका, उसकी, शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, उसके। हर का मतलब भी सेम रहेगा। इट्स का मतलब इसका, इसकी, इसके। इसका, इसकी, इसके। माई का मतलब मेरा, मेरी, एंड मेरे। अवर का मतलब हमारा, हमारी, एंड हमारे। देयर का मतलब उनका, उनकी, एंड उनके। योर का मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, एंड तुम्हारे। हुज का मतलब किसका, किसकी, एंड किसके। ये है, ये पूरी सीरीज हमने लिखने का प्रयास किया है बेटा आपके सामने। इस सीरीज में क्या समझना है कि इसमें जितने भी वर्ड्स हैं, पहले तो आपको सारे वर्ड्स के आपस में ये पता होना चाहिए कि किसका क्या सब्जेक्टिव केस है, किसका क्या ऑब्जेक्टिव केस है, और किसका क्या पॉजिटिव केस है। मतलब पहले आपको याद हो कि ही सब्जेक्टिव केस होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ही का पॉजिटिव केस हिज होता है।
शी सब्जेक्टिव केस है, हर उसका ऑब्जेक्टिव केस है और हर ही उसका पॉजिटिव केस है। ऐसे ही इट, ऐसे आई, ऐसे वी, दे, यू सब लिखा हुआ। आपको ये समझना है डियर कायदे से कि इन सभी शब्दों का ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस क्या होता है, पहले ये पता हो, अच्छे से पता हो, लाइक 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, उस माफिक। दूसरा, इन सब की हिंदी अगर आपको समझने में दिक्कत होती होगी तो मैंने उनकी हिंदी भी लिख दी ताकि आपको तकलीफ ना हो, ठीक, एडिशनल आपके लिए एफर्ट दे दिया। इस सीरीज को लिखने के पीछे का जो पर्पस है दूसरा है। दूसरा पर्पस ये है कि आपको जानना है कि आपने देखा होगा कभी भी शब्द एक ही होते, सेम शब्दों के मीनिंग अलग अलग हो जाते। आखिर सेम शब्दों की मीनिंग अलग अलग कैसे हो जाती है? आइए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप जरा देखिए इट और यहाँ पे आप देखिए इट। तो इट सब्जेक्टिव केस है, मतलब क्या है, यह या इसने। तो इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, इट ही सब्जेक्टिव केस है और इट ही ऑब्जेक्टिव केस है। और यहाँ पे इट का मतलब क्या है, इसे या इसको। मतलब कहीं पे अगर इट लिखा है, कहीं पे अगर इट लिखा है तो इट का मतलब आप यह निकालेंगे या इसे निकालेंगे। देखिए इट का मतलब एक यह है और इसे है, तो क्या मीनिंग पिक आउट करें इट का। ऐसे ही देखिए, ऐसे देखिए यू का सब्जेक्टिव केस भी यू है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। और यू का मतलब तुम भी होता है, यू का मतलब तुम्हें भी होता है। वहीं पे देखिए हर ऑब्जेक्टिव केस है और हर ही पॉजिटिव केस है। और ऑब्जेक्टिव केस में इसका मतलब उसे है और यहाँ मतलब क्या है, उसका है। ये डिफरेंसेस है हिंदी में। आखिर ये कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, सेंटेंस को पढ़कर कैसे आप समझेंगे, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। इन बातों को समझने सीखने के लिए 2 3 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझिए। पहले क्या समझना है, मैंने कहा पहले तो ये समझना है बेटा कि दुनिया में कोई भी नाउन या प्रोनाउन, दुनिया में कोई भी नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में क्या काम करते हैं। कोई अगर नाउन है या प्रोनाउन है तो फिर वो क्या काम करेंगे। जैसे जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप क्या काम करेंगे, भाई देखिए आपका फंक्शन क्या हो सकता है कि आप किसी के लिए चाचा बन सकते हैं, किसी के लिए मामा बन सकते हैं, किसी के लिए जीजा बन सकते हैं, किसी के लिए पापा बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन क्या आप चाची बन सकते हैं? अगर कोई लड़का है वो चाहे चाची बन जाए, संभव है। मामी बन जाए, संभव नहीं। अपनी क्षमता के बाहर जाकर वो नहीं बन पाएगा। वो चाचा बन जाएगा, मामा बन जाएगा, लेकिन मामी और चाची नहीं बन पाएगा। तो वैसे ही बेटा हमारे अंग्रेजी के अंदर जो शब्द होते हैं ये भी कुछ अपने फंक्शन करते हैं। तो नाउन प्रोनाउन क्या क्या बन सकता है, मतलब अंग्रेजी की दुनिया में कभी भी कोई नाउन या फिर प्रोनाउन अगर कभी यूज हुआ तो आज के बाद दिमाग में रखना कि इसके बाहर कहीं जाने वाला है नहीं। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के मैक्सिमम जो काम हो सकते हैं, मैं लिख रहा हूं, इन्हीं काम में से कुछ ना कुछ करता दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये आपको देखना है कि आप सेंटेंस को पढ़कर जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो कि ये नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। तो पहले जानो कौन सा काम करता है। कौन सा काम करता है? नाउन प्रोनाउन एक काम करता है बेटा सब्जेक्ट का, एक काम करता है ऑब्जेक्ट का, और एक काम करता है कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में बेटा चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ ये समझने सीखने का प्रयास करेंगे कि मोटा मोटा नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में 2 काम करता ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। पहला सब्जेक्ट का और दूसरा ऑब्जेक्ट का। इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे जब हम लिंकिंग वर्ड डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी, वहाँ बात करें। ठीक है, अभी के लिए इसको ड्रॉप करते हैं। अभी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि सर नाउन प्रोनाउन है तो पक्का सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। अब उल्टा सोचो, उल्टा कोई शब्द है सेंटेंस में, वो नाउन है या नहीं है, प्रोनाउन है या नहीं, इसकी जस्टिफिकेशन कैसे पता लगे? एक तरीका है, अगर वो शब्द, अगर कोई वर्ड सेंटेंस में हमको प्रूफ करना है कि नाउन है या नहीं, प्रोनाउन है या नहीं, तुम बस ये देख लो अगर ये वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो समझ जाना कि ये वर्ड जो कुछ भी है पक्का है नाउन या प्रोनाउन ही रहा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने वाले जो शब्द होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। मैंने बात वही कही बस उल्टे तरीके से कही। आप चाहे ऐसे बोलो कि जो नाउन प्रोनाउन होगा वो या तो सब्जेक्ट काम करेगा या फिर ऑब्जेक्ट काम करेगा, या उल्टा बोल लो
कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करने वाले शब्द को नाउन प्रोनाउन कहते हैं। तो कभी तुमको उल्टा चेक करना हो कि भैया ये नाउन प्रोनाउन है या नहीं, तो आप चेक कर लो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर है तो नाउन प्रोनाउन है, वरना नहीं है, ध्यान रखना। जब ये बात समझ में आ जाए, एक दूसरी बात, जब तुम जान जाओगे कि सर ये बताइए, आपने अभी ये कहा कि नाउन या प्रोनाउन दोनों काम कर लेगा, सब्जेक्ट का भी और ऑब्जेक्ट का भी। तो अब ये बताइए कि हम जानेंगे कैसे कि नाउन प्रोनाउन काम दोनों कर लेगा, ठीक है, लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट काम कर रहा है? मतलब कोई नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये कैसे जानेंगे? काम दोनों कर सकता है, तो एक टाइम पे तो कोई एक ही काम कर रहा होगा, तो क्या कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए बेटा यहां समझो, अगर आपने वर्ब के बाद किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन को इस्तेमाल किया, कहाँ पे इस्तेमाल किया बेटा? वर्ब के बाद। अगर आपने वर्ब के बाद इस्तेमाल किया तो ये जो नाउन प्रोनाउन है ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का, आज नहीं कल नहीं, हमेशा। मतलब पूरी दुनिया में जब तक धरती है, ये ब्रह्मांड है, तब तक आपको ये मानना पड़ेगा कि वर्ब के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन यूज होंगे, जितने भी 2 4 10 20 कितने भी, वो हमेशा क्या काम करेंगे? ऑब्जेक्ट का, ऑलवेज। लेकिन अगर ये वर्ब के पहले इस्तेमाल किए गए तो बेटा हमेशा क्या काम करेंगे? सब्जेक्ट का। अब ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि सर देखिए, जो नाउन प्रोनाउन होता है वो काम तो दोनों कर सकता है, सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट का भी। अंतर ये है, वर्ब के पहले आएगा तो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद जाएगा तो ऑब्जेक्ट। क्लियर? बढ़िया। दूसरी बात यहाँ पे एक साथ समझनी है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ये दो लोगों का होता है। एक तो वर्ब का होता है, लाइक दिस, आपको दिख रहा होगा वर्ब का ऑब्जेक्ट, और एक प्रेपोजिशन का होता है। ये बात आप पढ़ चुके हैं। क्या सिखाया था मैंने कि कोई भी प्रेपोजिशन होती है उसको अपना नाउन या प्रोनाउन चाहिए होता है। बोलो हाँ। किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। तो यही नाउन प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट वर्ब का भी होता है और प्रीपोजिशन का भी होता है। तो ध्यान रखना है बेटा कि ऑब्जेक्ट अगर दोनों का होता है, तो वर्ब का और प्रीपोजिशन का, तो ये ध्यान रखो कि नाउन प्रोनाउन अगर वर्ब के बाद आएगा तो बनेगा तो ऑब्जेक्ट ही। बस ये कंफर्म नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट वर्ब का होगा या प्रीपोजिशन का होगा। ये बात की बात है, हम आगे पढ़ाएंगे तो समझाएंगे कि सर कैसे जानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट इसी वर्ब का है या किसी प्रीपोजिशन का है। ये आगे की बात है, लेकिन जानते रहो कि ऑब्जेक्ट को रखने वाले दो लोग हैं, वर्ब और प्रीपोजिशन। लेकिन नाउन प्रोनाउन अगर वर्ब के बाद आया तो रहेगा ऑब्जेक्ट ही, चाहे इसका बना लो और चाहे इसका बना लो। ये क्लियर? वर्ब के पहले अगर नाउन प्रोनाउन आया तो इसके पास एक ही ऑप्शन है, सब्जेक्ट ही बनेगा, और सब्जेक्ट हमेशा वर्ब का होता है। जैसे ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब का नहीं होता, ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का भी होता है, लेकिन सब्जेक्ट जो होता है हमेशा वर्ब का ही होता है, किसी और का नहीं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इस सीरीज की। सीरीज में जैसे लिखा है इट ऑब्जेक्टिव केस में, इट सब्जेक्टिव केस में। हमने कहा बेटा कि अगर इट को सब्जेक्ट मान रहे हो तो इसकी मीनिंग क्या आएगी? यह या इसने, इट। और इट को अगर तुम ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो इसकी मीनिंग आएगी इसे। कैसे? इस बात को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया। इट इज अ मार्कर, एक सेंटेंस, और फिर मैंने कहा आई लाइक इट। एक बात आप देखिए, यहाँ पे लाइक वर्ब है, बोलो हाँ। यहाँ पे इज वर्ब है, बोलो हाँ। तो वर्ब के पहले कौन आएगा? सब्जेक्ट। वर्ब के पहले कौन आएगा? सब्जेक्ट। कौन बनेगा सब्जेक्ट? नाउन या प्रोनाउन? मुंह से बोलिए। वर्ब के पहले कौन आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनता कौन है? नाउन प्रोनाउन। वर्ब के बाद कौन आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनता कौन है? अगेन नाउन प्रोनाउन। ये नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होगा और ये नाउन प्रोनाउन। देखो, तो ये वर्ब के पहले क्या रहा होगा? सब्जेक्ट। तो आपको पता है कि सब्जेक्ट कौन बनता है? कोई नाउन या प्रोनाउन। तो इट क्या हुआ? प्रोनाउन। इट किसी थिंग के लिए आया होगा। ये प्रोनाउन है बेटा।
आपको पहले से पता भी है, और आपको पता है कि प्रोनाउन सब्जेक्ट काम कर सकता है, कोई बुराई वाली बात नहीं। प्रोनाउन या नाउन सब्जेक्ट काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब है कि इस वर्ब के पहले ये इट जो लिखा है ये प्रोनाउन है, और यहाँ पे ये वर्ब सब्जेक्ट काम कर रहा है। क्यों सब्जेक्ट काम कर रहा है? क्योंकि वर्ब के पहले लिखा है। वर्ब के पहले लिखोगे तो काम तो करेगा सब्जेक्ट का। इधर यहाँ देखो, यहाँ लाइक वर्ब है, यहाँ भी इट लिखा है, लेकिन वर्ब के बाद लिखा है। अगर वर्ब के बाद इस्तेमाल करोगे नाउन प्रोनाउन तो क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। और हमने भी कहा कि इट सब्जेक्टिव केस भी है और ऑब्जेक्टिव केस भी है। बोलो हाँ। इट सब्जेक्टिव केस में इसका मतलब होता है यह, ऑब्जेक्टिव केस में इसका मतलब होता है इसे। ठीक। अब अगर ये इट यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसका हिंदी किससे निकालोगे? यह से। तो मीनिंग क्या हो गया? यह एक मार्कर है। इसकी मीनिंग क्या होगी बेटा? यह एक मार्कर है। ये है। और हमने यहाँ पे इट को ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया वर्ब के बाद लिखकर, तो इसकी मीनिंग क्या निकालोगे? इसे। तो अब इसकी मीनिंग क्या होगी बेटा? मैं इसे पसंद करता हूं। मैं इसे पसंद करता हूं। तो मेरी बात आपको हजम हो रही होगी कि हाँ सर अब समझ गए इट का मतलब हम यह कब निकालेंगे। ये उन लड़कों को बहुत अच्छा लगेगा जानकर। देखिए ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, मतलब इतनी बेसिक बातें मुझे लगता है कि आम जनता जानती रहती है, लेकिन क्योंकि घटना चक्र का अपना एक सिस्टम है, अपना एक एजेंडा है कि हम हर उन बच्चों को भी कवर करेंगे जो बच्चे कभी स्कूल ना गए हों, जिनके पास कोई एजुकेशन ना रही हो। वो बच्चे भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आके, बेसिकली मैं इस बात के लिए कटिबद्ध हूँ, कमिटेड हूँ कि अजय गुप्ता से अगर आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम हमारा नाम ना खराब हो, और आप ये कह पाए कि हाँ सर आपसे वो भी पढ़ सकता है जिसने कभी स्कूल ना जो गया हो, और आपसे वो भी पढ़ सकता है जो कभी भी स्कूल गया हो। दोनों बातें। तो जो गए हैं वो भी पढ़ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन भी हम कराएंगे। जो नहीं गए हैं वो भी पढ़ सकते हैं। बस हम हर उस बेसिक बात को डिस्कस करेंगे आपके साथ जो आपके लिए ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मैं डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप डिस्कशन का पार्ट बनेंगे, क्या आप चीज़ों को समझ कर सुनकर फॉलो करेंगे। अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर इंग्लिश एक तूफान की तरह आपके लाइफ में आएगी। आपको लगेगा सर वास्तव में बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीख रहा हूँ मैं। अब यहाँ तक की बात अगर समझ में आ जाए तो बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें एक ऑप्शन और दिया था यू के साथ ना। देखो यू, देखो यू है सब्जेक्ट और यू ही है ऑब्जेक्ट। यू का मतलब तुम है जब सब्जेक्टिव केस में है, और यू का मतलब तुम्हें है जब ऑब्जेक्टिव केस में है। तो फिर से देखो एक एग्जांपल बात को समझने के लिए। यू आर अ लायर। एक सेंटेंस कहा आई लाइक यू। अब जरा देखो यहाँ पे आर वर्ब है, यहाँ पे लाइक वर्ब है, यहाँ पे यू वर्ब के पहले आया है। यू के पहले वर्ब के पहले आने का मतलब क्या रहा होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बनता है? कोई नाउन या प्रोनाउन। तो यू क्या होता है बेटा? प्रोनाउन। यहाँ पर वर्ब के बाद आया है, तो वर्ब के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन बना होगा? प्रोनाउन। हमको पता है कि जो यू होता है ये अगर सब्जेक्ट हुआ या फिर ऑब्जेक्ट हुआ, शकल दोनों में सेम रहती है। यू सब्जेक्ट के केस में इसका मीनिंग है तुम, यू ऑब्जेक्ट के केस में इसका मीनिंग है तुम्हें। तो अगर अब इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। और यहां वो कह रहा है कि तुम एक झूठे हो, तुम झूठे हो, मक्कार टाइप। तो यहाँ यू का मतलब तुम है और यहाँ यू का मतलब तुम्हें है। अंतर समझ में आ रहा है? अंतर आप ऐसे ही करेंगे बेटा कि आप जब तक आप केस स्टडी नहीं करेंगे कि आखिर जो सब्जेक्ट आप जो शब्द आप पढ़ रहे हैं वो अगर किस तरीके से लिखा गया है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाए। तो आपको समझना पड़ेगा कि पहले किस पैटर्न पे लिखा गया है। आई होप कि बात समझ में आपको आ रही होगी। एक बार उस सीरीज को आप ध्यान से देखें,
मैं 10 सेकंड आपको दे रहा हूँ देखने के लिए, थोड़ा सा आप निहारें उसको, उसको देखें उसमें क्या क्या किया गया है, कैसे कैसे किया गया है, ताकि आपके दिमाग में दिल में बैठे बैठे वो, जब बैठेगा तो आपको बात समझ में आएगी। तेज करिए भैया। एक बार आप समझ गए कायदे से, तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी बेटा सीरीज को लेकर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को बहुत इग्नोर मत करिए, बहुत सीरियस होकर चीज़ों को देखने का समझने का प्रयास करिए। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। आ जाइए। देखिए ये हो गई हमारा सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस सब हो गया। आइए अब स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। अब ये पढ़ते हैं डियर, आखिर सब्जेक्टिव केस क्या है, कैसे काम करता है, मतलब सब्जेक्ट क्या है, ये समझ। सब्जेक्ट क्या है? आज के पहले मुझे लगता है कि हर आदमी सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है ऐसा वो जानता है। आप बताइए क्या आप मेरी बात सहमत हैं? सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, कर्ता समझते हैं? हर आदमी मतलब लड़का बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग जवान सब आदमी यही भाषा बोलता है कि सर सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सब लोग कोई एक ही बात बोल रहे हैं तो एक बात तय है कि सब लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन आई होगी वो किसी एक ही सोर्स से आई है। क्योंकि अगर एक ही सोर्स से आई है तभी सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, वरना एक ही बात तो नहीं बोलेगा। मतलब इन लोगों का जो गुरु है वो कोई ना कोई एक ही है। तो अब आपको ये समझना है डियर, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, बचपन से ये पढ़ते आए हैं, ये गलत पढ़ते हैं, एकदम नहीं। अगर सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है तो मेरे भाई डूअर का मतलब क्या होता है? खुद सोचिए। अगर सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है तो डूअर का क्या मतलब होगा? इसलिए बोल रहा हूं कि डूअर अलग चीज है, सब्जेक्ट अलग चीज है। मतलब आज तक आप गलत ही पढ़ते आए थे, बिल्कुल यस सही सुना है आपने, आज तक आप गलत ही पढ़ते आए थे। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी किताबें भी यही बोलती हैं सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। जैसे जैसे ये गलत था बेटा कि वर्ब का मतलब क्रिया, मैं तो आपको वर्ब पढ़ा चुका कम से कम, अब तो आप मेरी बात से सहमत होंगे कि क्या वर्ब का मतलब क्रिया होता है? जबकि हर किताब में, हिंदुस्तान की हर किताब में वर्ब की हिंदी ब्रैकेट में क्या लिखा रहता है? क्रिया। जबकि ऐसा होता ही नहीं है। वर्ब का तो ये एक पार्ट है जिसको बोलते हैं एक्शन, जिसको हमने आपको सिखाया डूइंग। ऐसे ही वर्ब का दूसरा पार्ट है हैपनिंग। ऐसे ही वर्ब का तीसरा पार्ट है बीइंग, जिसका नाम है स्टेटिव। बचपन से हमने वर्ब को क्रिया ही समझा है, तो मैं क्या करूं इसमें मेरी क्या गलती है? ये गलत जानकारी थी आपके पास, जिसको मैंने वर्ब चैप्टर में आपको जब डिस्कस किया तो इम्प्रूव किया कि बेटा वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता सिर्फ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्ब का मतलब क्रिया होता नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वर्ब का मतलब केवल क्रिया नहीं होता, मतलब वर्ब का मतलब केवल एक्शन नहीं होता, वर्ब का मतलब केवल डूइंग नहीं होता, वर्ब का मतलब हैपनिंग भी होता है, बीइंग भी होता है। तो जब आप ये बात समझते रहेंगे तो आप जरा यहाँ पे आ जाइए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब कर्ता भी नहीं होता, जैसे वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता वैसे सब्जेक्ट का मतलब कर्ता नहीं होता। कर्ता इज करने वाला, डूअर इज करने वाला, करने वाला। सब्जेक्ट क्या है फिर? सब्जेक्ट वो आदमी है जिसके बारे में बात चल रही है, अबाउट whom ऑब्लिक वॉट वी आर टॉकिंग, अबाउट whom ऑब्लिक वॉट वी आर टॉकिंग। जिस चीज के बारे में या जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, अबाउट whom ऑब्लिक वॉट वी आर
टॉकिंग। जिस चीज के बारे में या जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं वो है सब्जेक्ट। तो समझना है बेटा कि सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में बात चल रही वो सब्जेक्ट है, और डूअर का मतलब करने वाला। अब दोनों में फर्क महसूस करने के लिए मैं आपको एक, ये मिटता नहीं है भाई, एक आपको मैं एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, और बेटा मैंने फिर कहा ही इज अ बॉय। बड़े ध्यान से बड़ी गंभीरता से बात को सुनिएगा। ही इज प्लेइंग क्रिकेट एंड ही इज अ बॉय। हमें समझना है कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज डूअर। दैट मीन्स कि वी हैव टू फोकस ऑन द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड डूअर, बिकॉज बोथ आर सेम। It is supposed by all the people, almost all the people, all the learners. It is not true, but it is completely false कि सब्जेक्ट और डूअर एक होते हैं। एकदम गलत बात, एकदम गलत बात। सब्जेक्ट और डूअर अलग भी होते हैं और एक भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट और डूअर अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। सिमिलरली जैसे वर्ब और क्रिया एक भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। तो हम वर्ब बोले या क्रिया बोले बात एक ही हो जाएगी। कब? जब सेंटेंस में वर्ब क्रिया के फॉर्म में हो तब सही हो जाएगा, लेकिन अगर वर्ब क्रिया के फॉर्म में ना हो करके हैपनिंग के फॉर्म में तब गलत हो। तो वैसे ही जिस दिन सब्जेक्ट और डूअर एक हो गया तब तो बात सही हो गई कि सब्जेक्ट डूअर एक ही है, लेकिन जिस दिन बात अलग अलग हो गई तब तो गलत हो जाएगा। अब उस डिफरेंस को, जो बीच का ग्रे एरिया है, उसको जरा इंप्रूव करिए आप। मैंने कहा इस सेंटेंस में ही इज प्लेइंग क्रिकेट, जैसे सब्जेक्ट की परिभाषा जैसे लिखी गई है उस बिहाफ पे अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट खोजूं तो कैसे खोजूंगा? ये कह रहा है कि अबाउट हुम या व्हाट वी आर टॉकिंग, जिस व्यक्ति के बारे में या जिस चीज के बारे में बात चल रही है। यहाँ बात थी खेलने की, खेलने की बात चल रही थी कि खेल रहा है क्रिकेट। अब बात ये आएगी, कोई सुनेगा बोले भाई किसके बारे में बात चल रही है, कौन खेल रहा है क्रिकेट? भाई अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है, बढ़िया खेल रहा है, आपने तारीफ किया, मान लो आगे वेल लगा लो थोड़ा सा सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए। हमने कहा इज प्लेइंग क्रिकेट वेल। हमने कहा भाई साहब किसके बारे में कह रहे हैं, कौन बढ़िया खेल रहा है? तो आप कहेंगे हाँ सर ही के बारे में, कि बात ही के बारे में, मान लो विराट कोहली है। हमने कहा भाई विराट कोहली बारे में बातचीत चल रही है कि बढ़िया खेलता है, बहुत बढ़िया खेलता है, सभी जानते हैं। इसका मतलब जिसके बारे में बात चल रही है वो कौन है? ही है। ही के बारे में बात चल रही है कि ही के बारे में कहा जा रहा है कि ही अच्छा खेल रहा है, तो ही क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट। पहले तो समझो पे सब्जेक्ट क्यों हुआ। लेकिन अब तुम बताओ ये जो वर्ब है प्ले, प्ले वर्ब है। अब हमारे पास वर्ब के तीन काइंड थे, डूइंग, हैपनिंग एंड बीइंग। अब एक बात बताओ, इस जो ये वर्ब लिखी गई है ये इन तीनों में क्या है? डूइंग है, हैपनिंग है, बीइंग है। आप कहेंगे सर डूइंग है, ये डूइंग वर्ब है। डूइंग का मतलब एक्शन। क्यों जान गए? हमने कहा डूइंग वर्ब उनको बोलते हैं जिसको हमको खुद परफॉर्म करना पड़ता है, मतलब हम अगर करेंगे तो होगा, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आप बताइए क्या क्रिकेट ऑटोमेटिक खेला जाएगा? नहीं, हम क्रिकेट खेलेंगे तो खिलाएगा ना। इसका मतलब खेलना क्या ऑटोमेटिक प्रोसेस है? नहीं, खेलना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हम खेलेंगे तो ही खिलाएगा। तो एक्शन का मतलब जो हम करते हैं, क्रिया मतलब जो हम करते हैं, आना जाना, खेलना कूदना, उठना बैठना मारना। जब हम जान जाएंगे कि सर वर्ब ये वाली डूइंग है, एक्शन वर्ब है, अगर ये एक्शन वर्ब है तो इस वर्ब को परफॉर्म कौन कर रहा है? यही ही। तो इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन होगा? डूअर। इसका मतलब यही ही यहाँ डूअर भी है। ये ही सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है। सब्जेक्ट क्यों समझ में आ रहा है? इसी बारे में बात चल रही है। अच्छा ही क्योंकि वो एक्शन है तो उस एक्शन को परफॉर्म भी तो वही कर रहा है, और वो किसी एक्शन को परफॉर्म करने वाला डूअर। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट भी है और ही डूअर भी है। मैंने कुछ देर पहले कहा था कि सब्जेक्ट और डूअर ओवरलैप भी कर सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जरा सेकंड सेंटेंस पर लिखा ही इज अ बॉय। हमने कहा यार बढ़िया लड़का है रमेश, तो आपने कहा सर किसके बारे में बात चल रही है? मैंने कहा ये ही के बारे में, रमेश के बारे में।
मान लो ही कोई रमेश है, हमने कहा रमेश एक बढ़िया लड़का है, बोले हाँ सर हम भी जानते हैं बढ़िया लड़का है। तो किसके बारे में बात चल रही है? ही के बारे में। तो ही क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट। क्योंकि ये जो बात लिखी गई है, ये बात किसके बारे में लिखी गई? इसी ही के बारे में कि ही कैसा है? अच्छा लड़का, इज अ बॉय, गुड बॉय, कुछ भी बोल लो। लेकिन अब ये बताओ, सब्जेक्ट तो है, लेकिन क्या कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है? क्या ही यहाँ कुछ कर रहा है? वहां ही कुछ कर रहा था। क्या कर रहा था? खेल रहा था। तुम बताओ यहाँ ही कुछ कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर ही कुछ कर नहीं रहा तो इसका मतलब फिर हम इस वर्ब को क्रिया बोलेंगे नहीं, ये तो वर्ब है। वर्ब तो ये भी है ना, और वर्ब ये भी थी। ये एक्शन वर्ब थी। क्यों? चूंकि ही का अपना एक्शन है, ही करेगा तो होगा। क्या यहाँ पे ही कुछ कर रहा है? बड़ी प्रोफाउंड बात, समझिएगा बात को। क्या यहाँ पे ही कुछ कर रहा है? नहीं। अगर नहीं कर रहा है, लेकिन इसको वर्ब तो बोलना पड़ेगा। अब वर्ब में क्या बोले हम? डूइंग बोले, हैपनिंग बोले, बीइंग बोले, क्या बोले? तो मेरे भाई ये उसकी स्टेट है। अगर आप लड़के हैं आज, तो ये आपकी अपनी स्टेट है, ये बदलेगी क्या? कल के दिन आप लड़की बन जाएंगे? नहीं। अगर कोई लड़की है तो कल के दिन वो लड़की ही रहेगी। कुल मिला के जो आज लड़का है कल भी लड़का रहेगा, परसों भी रहेगा, हमेशा रहेगा। जो आज लड़की है कल भी लड़की रहेगी और आगे भी रहेगी। इसका मतलब किसी का लड़का होना, अच्छा होना, खराब होना, ये क्या है? उसकी स्टेट है। अगर उसकी स्टेट है बेटा, तो ये जो वर्ब लिखी जा रही है, ये कैसी वर्ब है? ये बीइंग वाली वर्ब है। मतलब ये कैसी वर्ब हो गई बेटा? स्टेटिव वर्ब हो गई। तो अगर ये वर्ब एक्शन नहीं है, तो फिर ये करने वाला परफॉर्मर नहीं हो सकता, तो मतलब डूअर नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ ये अगर हम इसको डूअर बोल देंगे, सुनना ध्यान से, अगर हम ही को डूअर बोल दिए तो बताना पड़ेगा क्या किया इसने। क्योंकि अगर कोई डूअर है, डूअर मतलब करने वाला, तो कुछ तो किया होगा। क्या किया इसने? तो इसने लड़का बनने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट तो है बेटा, लेकिन डूअर नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही? मैं क्या कह रहा हूँ कि ही सब्जेक्ट है बट डूअर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये कोई काम नहीं कर रहा। अगर ये कोई काम नहीं कर रहा तो फिर ये भी तय है ये एक्शन नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोला मैंने? बीइंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब। ये एक्शन वर्ब नहीं है। अगर ये एक्शन वर्ब नहीं तो डूअर नहीं होगा। तो एक बात समझ में आ गई होगी, एक कोरिलेशन आपने निकाला होगा क्या, कि अगर वर्ब एक्शन होगी तो ही डूअर रहेगा। क्योंकि एक्शन का मतलब एक्शन को करने वाला मौजूद होगा, डूअर हो जाएगा। तो अगर वर्ब एक्शन होगी तो सब्जेक्ट भी डूअर होगा। और अगर वर्ब एक्शन नहीं होगी, वर्ब अगर इनमें से हैपनिंग या बीइंग कुछ रहा, तो पक्का वो सब्जेक्ट तो रहेगा, डूअर नहीं रहेगा। मेरी बात समझ नहीं आई? मैंने कहा अगर वर्ब एक्शन होगी, डूइंग, तो इसको परफॉर्म करने वाला भी कोई होगा, तो उस समय वही सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? डूअर बन जाएगा। लेकिन अगर वर्ब एक्शन नहीं है बल्कि वर्ब हैपनिंग है और बीइंग है, तो जब हैपनिंग और बीइंग है, इसका मतलब वो कुछ कर नहीं रहा, कुछ हो रहा है, जो स्टेट है। जब तुम कुछ कर नहीं रहे हो तो करने वाला भी नहीं रहा होगा। इसका मतलब इन दोनों के साथ क्या तुम डूअर लिख पाओगे? इन दोनों के साथ सब्जेक्ट तो लिखा जाएगा, लेकिन डूअर नहीं लिख पाएंगे। मतलब डूअर वहां एब्सेंट रहेगा। मैं वही कह रहा था बेटा कि जरूर नहीं कि सब्जेक्ट हमेशा डूअर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब एक सवाल पूछा गया था थियोरेटिकल क्वेश्चन में कि ऑल सब्जेक्ट्स आर डूअर या ऑल डूअर्स आर सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे आप? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए। ऑल सब्जेक्ट्स आर डूअर या ऑल डूअर्स आर सब्जेक्ट। वही बात, देखिए, जितने जितने डूअर होंगे वो तो सब्जेक्ट हो ही जाएंगे, लेकिन जितने सब्जेक्ट होंगे वो डूअर हो जाए कोई गारंटी नहीं है। देखो ये सब्जेक्ट तो है लेकिन डूअर नहीं है। लेकिन जो डूअर होगा वो सब्जेक्ट तो होगा ही करेगा। जो भी डूअर होगा वो सब्जेक्ट तो होगा ही, क्योंकि उसी के बारे में बात चल रही होगी। इसका मतलब सारे डूअर सब्जेक्ट तो होते हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट डूअर नहीं होते। अगर सारे सब्जेक्ट डूअर होते तो फिर तो हम इस वाले ही को भी डूअर बोल देते। क्या है ना कि बचपन से इतनी गलतियां हमको पढ़ाई गई, इतनी गलत चीजें पढ़ाई गई हैं। हम बचपन से वर्ब को क्रिया समझते हैं, सब्जेक्ट को कर्ता समझते हैं। मतलब ये वाहियात तरीके से हिंदी पढ़ा के आपको परवरिश दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि 25 साल की दारू एक दिन में अगर हम छुड़वाएंगे, छूटेगी नहीं। तो वैसे आपकी जो आदत 25 साल से पढ़ने की ये पड़ गई है कि वर्ब का मतलब क्रिया होता है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, तो कहीं ना कहीं आपको आज एक बड़ा धक्का लगेगा कि यार हम बचपन से अभी तक गलती पढ़ते आए थे। जी हाँ, बिल्कुल गलत पढ़ते आए थे आप। वो सही करिए। अगर नहीं सही करेंगे तो फिर आप आगे कंपटीशन के अंदर बेहतर तो नहीं कर पाएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज उन्हीं इंसान को आती है जो इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से सीखते हैं, ना कि हिंदी से उसको पूरा खत्म कर दे।
ऐसा ना करें। तो आशा करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये आपका मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया बेटा कि सब्जेक्ट और डूअर। जैसे मैं एक सेंटेंस और बोलता हूँ आपके सामने। मैंने कहा ही टीचेस इंग्लिश। ये लड़का क्या पढ़ाता है? बोले साहब इंग्लिश पढ़ाता है। और फिर मैंने कहा ही नोज इंग्लिश। ही नोज इंग्लिश। देखो जरा फिर से वही बात, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये लड़का इंग्लिश पढ़ाता है और यहां बोल रहा हूं ये लड़का इंग्लिश जानता है, ध्यान से समझना, ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। और ये भी क्या है? वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो वर्ब के पहले लिखा गया नाउन या प्रोनाउन, वर्ब के पहले लिखा गया नाउन या प्रोनाउन क्या काम करेगा? सब्जेक्ट का। वर्ब के बाद लिखा गया नाउन या प्रोनाउन क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। आ जाओ, देखो वर्ब के पहले ही लिखा है प्रोनाउन, तो क्या काम कर रहा होगा? सब्जेक्ट का, क्योंकि इसी के बारे में बात चल रही है। बोले साहब ये लड़का अंग्रेजी पढ़ाता है। बोले साहब किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैंने कहा ये राजेश के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजेश मान लो ही है, तो आपने कहा हाँ हाँ राजेश इंग्लिश पढ़ाता है, मैं भी जानता हूँ। इसका मतलब बात किसके बारे में चली? राजेश के बारे में। तो जिसके बारे में बात चलेगी वही सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, टीच वर्ब तो है, अब बात आएगी सर वर्ब है तो कौन सी वर्ब है? ऐसा हमने कहा वर्ब में 3 पार्ट है आपके पास, डूइंग, हैपनिंग, स्टेटिव। तो क्या पढ़ाना ऑटोमेटिक प्रोसेस है या करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना आपके पढ़ाए कोई पढ़ेगा कैसे? इसका मतलब कि जो टीच लिखी गई है, ये टीच कैसी वर्ब है? एक्शन वर्ब है। कैसी वर्ब है बेटा? एक्शन वर्ब है। अगर ये एक्शन है तो कॉमन सेंस ये कहता है कि इस एक्शन को परफॉर्म कौन करता है? यही परफॉर्म करता है। इसका मतलब यही आदमी हमारा डूअर भी है। तो यही ही यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, यही यहाँ पे डूअर भी है। लेकिन जरा यहाँ आ जाओ, नोज देखो जरा, नोज का मतलब जानना, ये वर्ब है। अगर मैं पूछूं ये वर्ब की कैटेगरी क्या है, तो आप कहेंगे सर ये वर्ब की कैटेगरी है स्टेटिव। ये स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि ये ही की अपनी स्टेट है कि तुम मोदी को जानते हो, ये आपकी स्टेट है। तुम इंग्लिश जानते हो, ये आपकी स्टेट है। तुम कैमरा पहचानते हो, ये आपकी स्टेट है। इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये स्टेट है, मेंटल स्टेट है। अगर ये स्टेट है तो फिर स्टेट है, इसका मतलब ये एक्शन नहीं है। अगर ये एक्शन नहीं है तो इसको परफॉर्म करने वाला ये आदमी नहीं होगा। लेकिन बात किसके बारे में चल रही? कौन जानता है अंग्रेजी? आपने कहा साहब राजेश, मान लो राजेश ही, ये लिखा मैंने ही से। आपने कहा साहब हाँ राजेश के बारे में भी सुना हूं कि राजेश इंग्लिश जानता है। इसका मतलब बात किसके बारे में चल रही? राजेश के बारे में चल रही है। तो बेटा ही के बारे में बात चल रही है, तो ही प्रोनाउन यहाँ पे क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का तो काम कर रहा है, लेकिन क्या डूअर है उसको मान पाओगे? नहीं मान पाओगे, नहीं मान पाओगे। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट तो है लेकिन डूअर नहीं है। लेकिन यहाँ पे ही सब्जेक्ट भी है, डूअर भी है। याद रखना, बड़ी बात बोल रहा हूँ कि अगर सेंटेंस में डूअर नहीं होगा तो सेंटेंस का पैसिव नहीं होगा। इसीलिए इस सेंटेंस का पैसिव बना ले जाओगे, बट इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बना पाओगे। मैं गलत सही के लिए टिक नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये इसका पैसिव नहीं बन पाएगा और इसका पैसिव बन जाएगा। पैसिव बनने के लिए द सेंटेंस मस्ट हैव अ डूअर। सेंटेंस के पास एक डूअर होना चाहिए, तभी हम सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर। इसके बारे में बात हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इतना आज कर लीजिए, जाके बढ़िया से रिवाइज करिए, अच्छे से कायदे से पढ़िए कि हाँ हम सब्जेक्ट क्या है, डूअर क्या है। क्या आज तक हम दोनों को एक मानते आए थे? अगर दोनों को एक मानते आए थे तो आज के बाद ये नहीं मानेंगे। आज के बाद दोनों को अलग अलग डील करेंगे कि डूअर अलग है, सब्जेक्ट अलग है। वर्ब और क्रिया को क्या आज तक हम एक मानते आए थे, तो आज के बाद डिसाइड करेंगे नहीं सर अब आज के बाद एक नहीं मानेंगे। वर्ब को अलग करके डील करेंगे, क्रिया को अलग करके डील करेंगे। तो ये सेपरेट डीलिंग पहले करिए शब्दों के साथ, पहले आप अपना खेलना सीखिए, ताकि ताकि टर्म्स के बारे में आपको क्लैरिटी रहे। जब टर्म्स ही नहीं क्लियर है तो आगे हम टॉपिक स्टार्ट करके भी क्या कर लेंगे, जब बिकॉज हम लेक्चर बाय लेक्चर नज़दीक आ रहे हैं टॉपिक स्टार्ट करने के। तो टॉपिक स्टार्ट हम तभी कर सकते हैं जब आपके साथ टर्म्स अच्छे से क्लियर हो पाए। तो जाके बढ़िया से रिवाइज करिए भैया। अगर कोई तकलीफ दुख दर्द रह गया हो वीडियो के अंदर, किसी बात को लग रहा है सर डाउट है या मैं ये जानता हूँ ये चीज़ें सही हैं गलत है, तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक आप पूछिए। यूट्यूब पे वीडियो जा रहा है, पब्लिक मोड में वीडियो है, आप आराम से देखिए, चेक करिए अपनी नॉलेज को। और अगर आपको लगे कोई डाउट है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मेंशन करिए, ताकि हमारी टीम को पता लगे कि हाँ किस वीडियो में क्या बच्चा क्या पूछना चाहता है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर अप करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।